फिर मैंने दे दी। अब 10 कारी ने देने हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटे।
गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटे आज एंटीबायोटिक्स की रिवीजन में स्टार्ट करवाऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फार्माकोलॉजी में, सबसे ज्यादा उसमें से आता है। आपको मैंने कल रिवाइज करने के लिए कहा था चैप्टर नंबर 1। कोई ऐसी चीज है चैप्टर नंबर 1 में जो आपने मुझसे पढ़नी है तो मुझे बता दीजिए। एनीथिंग बेटे। मैं थोड़ी ब्रेक लूंगी साई को पढ़ाने से पहले। लॉन्ग लिस्ट है साई के कामों की। ओके बेटे, सब कुछ क्लियर है आप लोगों को? फिर मैं एंटीबायोटिक्स की रिवीजन स्टार्ट करवाऊं। सिर्फ 3 लोग ऑनलाइन है, प्लीज एक 5 मिनट में और वेट करी हूँ, बाकियों को भी कहो कि खुदा के लिए ऑनलाइन हो जाए।
अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। अस्मा, मैंने कभी पीपीटी से पढ़ाया है? बताओ मुझे। तुम लोगों को किताबें मैंने किस लिए की हुई है? साल के एंड में ये कहते हुए कि पीपीटी है कि नहीं? कम ऑन, खामोश इसलिए हूं तुम बहुत फाकी। हम 3 बजे ऑनलाइन हो जाते हैं, फिर मैं वेट करती रहती हूँ, फिर 7 बजे तुम लोगों की सवारियां तशरीफ लाती हैं, फिर सब ऑनलाइन होते 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 3:30 बजा देते हैं, और इसी में सारा टाइम गुजर जाता है। ये तुम लोगों के लिए मैं वेट करती हूँ, वरना 3 बजे मुझे तो चाहिए आऊं, खाली बोलना शुरू कर दूं। कोई है या नहीं है, तुम्हें समझ आती है नहीं आती, नन ऑफ माई बिजनेस। तुम्हें आया कि नहीं आया, मैं क्या करूं? मैंने तो अपना सिलेबस पूरा कर दिया, मैं कॉलेज को कह दूंगी आई एम डन विद द सिलेबस। आज आई एम फीलिंग सो लो, आई एम हैविंग हाई फीवर, स्टिल आई एम सिटिंग हियर वेटिंग फॉर यू पीपल कि ऑनलाइन हो तो मैं करवाऊं। और मुझे पता है मैं कैसे तुम लोगों का लेक्चर ले रही हूं, बट मैंने तो कोई बहाना नहीं बनाया। एंटीबायोटिक्स की रिवीजन से स्टार्ट करने लगी हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, एंटीबायोटिक्स को बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कितनी क्लासेस में डिवाइड किया जाता है? लिख के बताओ। बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंटीबायोटिक्स को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं? बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एंटीबायोटिक्स को हम कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं? हबीबा, कौन कौन सी क्लासेस हैं बेटे बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी? जिन 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं वो कौन सी हैं? बेटे मेरी तरफ तो सिग्नल भी पूरे हैं, कनेक्शन भी क्लियर आ रहा है। अगर पीछे से कोई नेट का प्रॉब्लम है या कोई सर्वर का प्रॉब्लम है तो उसमें मैं हेल्पलेस हूं, बट मेरी तरफ इस वक्त कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही, पूरे सिग्नल्स आ रहे हैं। हाँ जी हबीबा, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कौन सी 4 क्लासेस हैं? अब मुझे पता है तुम सबके सब बगले झांक रहे होगे, पता कुछ है नहीं, और मैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम आई विल स्टार्ट इट ऑफ। बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी 3 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस नहीं है। नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम। जो आप मुझे क्लासेस बता रहे हो बेटे वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे है। मेरा क्वेश्चन गौर से सुनो, मैं हमेशा तुम लोगों को ये कहती होती हूँ आंसर पे जंप मत किया करो, देखा करो पहले आपसे टीचर पूछ क्या रहा है। बेस्ड ऑन, अब चुप करके सुनते जाओ, मैं इसको रीकैप कर रही हूँ। नहीं बेटे, ये सिर्फ पेनिसिलिन की क्लासिफिकेशन है बेटे, ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर को तुमने बता दिया है। कार्बापीनम में सिर्फ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर पे आते हैं। ओवरऑल मैं क्लासिफिकेशन पूछ रही हूँ एंटीबायोटिक्स की।
टेट्रासाइक्लिन कहाँ गए? क्लोरामफेनिकॉल कहाँ गया? फ्लोरोकिनोलॉन्स कहाँ गए? सो नाउ लिसन टू मी, ये रीकैप मैं इसीलिए करवा रही हूं कि अगर पहले तुम लोगों ने आए बाएं शाएं की हैं तो अब अच्छे से पढ़ लो। मैं आज इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा है तुम लोगों पे, इतने इररिस्पॉन्सिबल हो तुम लोग, ना टाइम पे आते हो ना कुछ और। क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से? एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स हैं जो लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें मिलती हैं और वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं, यानी कि लिविंग हम उसको ओरिजिन से डिराइव करते हैं। जैसे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन 1929 में बैक्टीरिया से ही डिस्कवर की थी। सो ऐसे एजेंट्स, ऐसी सब्सटेंसेस, ऐसे ड्रग्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ही इस्तेमाल करते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। एंटीबायोटिक्स को हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन के तौर पर डिवाइड करते हैं। एक उसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, जिसमें है शॉर्ट स्पेक्ट्रम, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। शॉर्ट स्पेक्ट्रम का मतलब ये है इसमें वो ड्रग्स आती हैं जो एक लिमिटेड क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया या एक खास स्पीशी के अगेंस्ट काम करती हैं, जैसे कि आइसोनाइजिड जो है वो हम टीबी के पेशेंट में इस्तेमाल करते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। सो नैरो स्पेक्ट्रम है और जगह पर उसका इतना यूज नहीं है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि अब ये अब उसका जो एक्शन है वो नैरो से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी ड्रग नैरो में जो काम करती है एक्सटेंडेड में ये अ बिट ऑफ अ नंबर ऑफ कह लो के क्लासेस के अगेंस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, वो एक्सटेंडेड। नाम ही तुम्हें कह रहा है कि मेरा स्पेक्ट्रम एक्सटेंड हो गया, मैं नैरो से जरा आगे की चीज हूँ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वो ड्रग्स आती हैं जिनका स्पेक्ट्रम ब्रॉड होता है, यानी कि वो ढेर सारे ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। हम अननेसेसरी यूज एंटीबायोटिक्स का तब करते हैं जब कहीं पे नैरो और एक्सटेंडेड से काम चलता हो और हम ब्रॉड पे शिफ्ट कर जाएं। इसलिए हमेशा यही रेकमेंड किया जाता है, कल्चर करवाना इज द बेस्ट वे, पता लग जाता है सेंसिटिविटी किसके अगेंस्ट है। वरना दूसरा बेस्ट तरीका ये है कि हम बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस पहले नैरो क्लास से स्टार्ट करें, बाद में ब्रॉड की तरफ जाएं। ब्रॉड का फायदा भी है नुकसान भी है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें हम ब्रॉड ही देंगे कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है लैब्स करवाने का। लैब तुमने भेज दी, लैब ऑब्वियसली एंटीबायोटिक देने से पहले भिजवाओगे, लैब तुमने भिजवा दी, मीनवाइल तुमने एम्पिरिकल थेरेपी यानी बेस्ड ऑन योर जजमेंट थेरेपी स्टार्ट कर दी, जब रिपोर्ट आई तुमने स्विच कर दी। ये तब होगा पेशेंट की हालत बहुत खराब है। बट इफ इट कैन बी डेल्ट विदाउट इट और यू कैन वेट फॉर द रिपोर्ट्स, देन यू डू दैट, डू नॉट जंप इनटू द ब्रॉड स्पेक्ट्रम वन। फिर दूसरा काम हम क्या करते हैं, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में और जहां पे समझ ना आ रही हो पेशेंट की कंडीशन, वहां ब्रॉड स्पेक्ट्रम बड़ा अच्छा फायदा पहुंचाती है कि फौरन जो है वो ज्यादा रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देती हैं। नुकसान इसका कब होता है? नुकसान तब होता है कि ये बैक्टीरिया के दुश्मन है, चाहे वो गुड है चाहे वो बैड है। हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया भी मौजूद है जिसने नॉर्मल बॉडी का सिस्टम जो है वो बैलेंस रखा हुआ है। कैसे? उसने चेक रखी हुई है अनवांटेड स्पीशीज की ग्रोथ। तो इसमें कैंडिडा एल्बिकेंस जो कि कैंडिडियासिस कॉज करते हैं, उनकी ग्रोथ जो है वो चेक रहती है नॉर्मल फ्लोरा की वजह से और वो अपना काम नहीं कर पाते। अब जब तुम ब्रॉड स्पेक्ट्रम खाते हो तो वो भी किल हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं तो कैंडिडा की स्पीशी को मौका मिल जाता है कि जी हमें कंट्रोल करने वाले तो नहीं है, तो वो अपना कैंडिडियासिस इन्फेक्शन जो है वो करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो है फर्दर जो जिस कंडीशन के लिए तुमने एंटीबायोटिक खाई थी वो तो ट्रीट हो गई, लेकिन उसके नतीजे में एक और रिएक्शन हो गया, कैंडिडियासिस हो गया। इस कंडीशन को सुपर इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है कि वो मेडिसिन खाने की वजह से एक और कंडीशन अराइज हो गई है क्योंकि हमने नॉर्मल बॉडी का फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब कर दिया। ये है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। फिर मैंने तुम्हें बताया था बेस्ड ऑन देयर एक्शन, किलिंग एक्शन और स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, हम कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोसिडल हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं। इससे ये होता है कि जो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है तो उनकी ग्रोथ रुकने की वजह से क्या फायदा होता है?
वो ये फायदा होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकने की वजह से कि फर्दर इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करता, और जो बॉडी में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं उनसे बॉडी का इम्यून सिस्टम मुकाबला करके इट गेट रिड ऑफ इट। बैक्टीरियासिडल की जरूरत तब पड़ेगी जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, या उसका इम्यून सिस्टम इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो अपना काम कर सके। तो ऐसे केस में क्या होगा, बैक्टीरियासिडल ड्रग हम देंगे, बैक्टीरिया को किल कर देंगे, ताकि जो है वो जो मौजूद हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाए, और जब उनसे छुटकारा मिल जाएगा तो फर्दर डिवीजन कैसे होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे मैंने क्लासिफाई किया था बैक्टीरिया को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बेस पे, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और पेपर में जब आपको क्लासिफाई बैक्टीरिया सॉरी एंटीबायोटिक्स जब क्लासिफाई करने के लिए आए तो आपने इसी क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या कहती है बेटे, इस क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबसे पहले आते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, ह्यूमन सेल्स की सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होते हैं वो। सेल वॉल उन्हें जो अनवांटेड हालात है ना उनसे मुकाबला करने की हिम्मत देती है, बिल्कुल जैसे बॉडी के घर का अंदर का हिस्सा जो है घर की दीवारें बचाती हैं, दीवार बाउंड्री होती है, इस तरह सेल वॉल बैक्टीरिया की बाउंड्री है, वो उसको हर अनवांटेड कंडीशन से बचा के रखेगी। अब क्या होगा, अब जब अनवांटेड कंडीशन होगी तो उस वक्त बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी सेल वॉल। जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को, उन्हें पता है कि ये उनका मतलब मेन गेट कीपर है एक किस्म का, तो ये ड्रग्स जो हैं उस सेल वॉल को बनने ही नहीं देती, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो कमजोर हो जाता है, और उसका फिर जो है वो किलिंग इफेक्ट जो है उसके ऊपर करना आसान होता है। इसके अंदर पेनिसिलिन आती हैं, सेफलोस्पोरिन आती हैं, कार्बापिनम्स आते हैं, मोनोबैक्टम्स वगैरह, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं। वेंकोमाइसिन भी इसके अंदर आती है, साइक्लोसिरीन भी इसके अंदर आती है। अब ये क्या करती हैं, असल में मैकेनिज्म जो टिपिकली है वो क्या होता है कि दो चेन्स होती हैं जिन्होंने आपस में मिक्स होना होता है एंडोपेप्टिडेज और ट्रांसपेप्टिडेज बैक्टीरिया एंजाइम्स की मदद से। दो चेन्स ने लिंक करके वॉल बनानी होती है। जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं ना वो इनको रोक देते हैं आपस में कंबाइन करने से, और यूं जो है सेल वॉल सिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो जाती है। प्लीज मैं, ठीक है। अब इसमें पेनिसिलिन है हमारे पास, पेनिसिलिन की फर्दर क्लासिफिकेशन दी हुई है कि पेनिसिलिन में मॉक्सिसिलिन आ जाता है बेटे, हमारे पास एम्पिसिलिन आ जाता है, टिकारसिलिन आ जाता है, ऑक्सासिलिन आ जाता है। फर्दर जो पेनिसिलिन को क्लासिफाई किया हुआ है वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, बस पेनिसिलिन के अंदर 4-5 ड्रग्स के नाम याद कर लो। इसी में एक एग्जाम्पल आती है ऑगमेंटन की। ऑगमेंटन एक ऐसी ड्रग है जो बनती है दो ड्रग से मिलके, एमोक्सिसिलिन और दूसरा क्लेवुलेनिक एसिड है। एमोक्सिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यानी कि इसी तरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम इफेक्ट अपना शो करती है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि बैक्टीरिया बहुत जल्दी इसको नकारा बना देते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक कर देते हैं इसकी रिंग को ओपन कर देते हैं जिसके अंदर एक्टिव बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। उस चीज से छुटकारा हासिल करने के लिए हम पेनिसिलिन को कंबाइन कर देते हैं क्लेवुलेनिक एसिड के साथ। क्लेवुलेनिक एसिड के साथ अपना उसका अपना कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो पेनिसिलिनेज जो एंजाइम है जो बैक्टीरिया ने बनाना होता है पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ये उसको जाके रोक देती हैं। यूं वो एंजाइम रुक जाता है और एमोक्सिसिलिन अपना काम करती रहती है। सो को एमोक्सिक्लेव उसकी एक एग्जांपल है। पेनिसिलिन के साइड इफेक्ट्स में हाइपर सेंसिटिविटी आ जाता है, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, वो ओवरऑल वही है जो कॉमन इसके साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्लास पे चलती हूँ। सेफ्लोस्पोरिन और जो है पेनिसिलिन, ये दोनों जो है वो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है जैसा पेनिसिलिन का है। जो लोग नॉर्मली पेनिसिलिन को रेजिस्टेंस शो करते हैं या सेंसिटिविटी शो करते हैं, वो सेफ्लोस्पोरिन को भी सेंसिटिविटी शो करते हैं। सेफ्लोस्पोरिन के अंदर हमारे पास 4 फर्दर क्लासेस आ जाती हैं, मैंने तुम्हें बताया हुआ है 5वीं क्लास भी है या एक्सटेंडेड क्लास भी है, फर्दर भी आगे मुस्तकबिल में ऑब्वियसली इंट्रोड्यूस होती रहेंगी, तो वो यहाँ पर जिक्र नहीं है उसका। इन 4 का है, तुम इन 4 पे ही फोकस करो। तो बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने उसको 4 में डिवाइड किया हुआ है। सबसे सबसे पहले है हमारे पास उसकी जिसकी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिविटी ज्यादा है और ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट जो है वो एक्टिविटी काफी कम है। ठीक है, उसमें हमारे पास हम उसको कहते हैं पेक, प्रोटियस मिराबिलस, ठीक है, इकोलाई, क्लेप्सिला। ये जो है पेक के अगेंस्ट, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इनके अगेंस्ट अपना एक्शन परफॉर्म करती है।
बाद बेटे अगली क्लास है, क्लास 2 है, जो हैंड पैक है। इसकी एक्टिविटी पॉजिटिव के अगेंस्ट कम होना, जितना जितना आगे चले जाते जाएंगे पॉजिटिव के अगेंस्ट एक्टिविटी कम होती चली जाएगी, नेगेटिव के अगेंस्ट ज्यादा होती चली जाएगी। सेकंड क्लास हैंड पैक हो जाएगी। अब ये पैक के अगेंस्ट तो इफेक्टिव थी, ग्राम नेगेटिव हैंड के अगेंस्ट भी है, हीमोफिलस, एंटीरोबैक्टर और नेसीरिया स्पीशीज। ठीक है, हैंड पैक हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे है बेटे हमारे पास थर्ड क्लास। थर्ड क्लास की एक्टिविटी पॉजिटिव के अगेंस्ट काफी कम हो जाएगी और नेगेटिव के अगेंस्ट जो है वो एनहांस्ड एक्टिविटी रहेगी। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ क्लास की भी एक्टिविटी ऐसे ही रहेगी, नेगेटिव के अगेंस्ट और बढ़ जाएगी, पॉजिटिव के अगेंस्ट कम होगी। दोनों में फर्क क्या होगा? फिर दोनों में फर्क ये होगा कि जो चौथी क्लास है ना, उसकी रेजिस्टेंस पेनिसिलिनेज एंजाइम के अगेंस्ट और ज्यादा है एज कंपेयर टू द थर्ड क्लास जो सेफलोस्पोरिन्स की है। जी बेटे, जनरेशन कह लो, क्लास कह लो, हबीबा एक ही चीज है बेटे। ठीक है, तो ये 4 जनरेशन आ गई हैं, 5वीं एक्सटेंडेड जनरेशन भी है। उसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी है कि जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं ना, उनके अगेंस्ट जो ड्रग्स है वेंकोमाइसिन वो वगैरह काम नहीं करती हैं, तो हमें एक न्यू सेफ्लोस्पोरिन की क्लास इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत पड़ी है। वो आती है सेफ्लोस्पोरिन की 5th जनरेशन या एक्सटेंडेड जनरेशन के अंदर। फिर आगे इसके वेंकोमाइसिन है, वो भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। उसका बाकियों से फर्क ये है कि उसके अंदर वो पेनिसिलिन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर नहीं है, यानी उसके अंदर पेनिसिलिन की रिंग मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारे पास कार्बापिनम है। कार्बापिनम का वही स्ट्रक्चर है जैसे पेनिसिलिन का, लेकिन पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में सल्फर लगा होता है, इसके पास सल्फर की जगह कार्बन लगा हुआ है, बाकी सारा एक्शन वैसे ही है। फिर हमारे पास मोनोबैक्टम है। मोनोबैक्टम कहते हैं हमारे पास सिर्फ एक रिंग है, यानी कि नॉर्मली पेनिसिलिन के अंदर 2 रिंग्स होती हैं, एक बीटा लैक्टम रिंग, एक थायाजोलिडीन रिंग। मोनोबैक्टम के पास सिर्फ बीटा लैक्टम रिंग होती है, कोई थायाजोलिडीन रिंग नहीं होती। तो मोनो का मतलब यही है कि मेरे पास एक रिंग है, मोनो का मतलब एक। ये सब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। फिर हम चलते हैं बेटे एंटी मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर, जिसमें सल्फा मिथॉक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम आ जाती है, और फिर इनका कॉम्बिनेशन सेप्ट्रान के तौर पे कोट्राइमोक्साजोल। सल्फा मिथॉक्साजोल क्या करती है? सल्फा मिथॉक्साजोल पाबा जो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है फॉलिक एसिड का, ये उसको उसके अंदर अटैच नहीं होने देती, खुद जाकर वहां पे लग जाती है, और यही फॉलिक एसिड हमें चाहिए होता है आगे डीएनए में। यूं ये डीएनए की सिंथेसिस को रोक देती है और अपना एंटी मेटाबोलाइट इफेक्ट शो करती है। ट्राइमेथोप्रिम भी एंटी मेटाबोलाइट है, लेकिन फॉलिक एसिड जो है वो एक्टिव फॉर्म नहीं है, वो इनएक्टिव फॉर्म है। तो उसकी एक्टिव फॉर्म फोलिनिक एसिड है। ये फॉलिक एसिड को फोलिनिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देती और रिडक्टेज एंजाइम को जाके इनहिबिट कर देती है। इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कोट सेप्ट्राइमोक्साजोल जो है, यानी ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल कंबाइन करके सेप्ट्रान बनाता है, जो कि वाइडली यूज किया जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर भी, ऑरल भी अवेलेबल है और इंजेक्टेबल भी। उसके बाद आगे अगली क्लास की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, 50S और 30S। जो 50S पे काम करती हैं वो है क्लोरमफेनिकॉल और मैक्रोलाइड, जो 30S पे काम करती हैं वो है अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन। इन सब का एक्शन, चारों की चारों का एक्शन ये है कि ये न्यू अमाइनो एसिड्स को, जो AT वाली हैं, वो ट्रांसफ्रेज न्यू जो मैसेज आता है, और न्यू अमाइनो एसिड ने चेन में लगना होता है और चेन ने ग्रो होना होता है, जो हमारे पास आता है प्रोटीन की चेन ने, ये उसको इनहिबिट कर देती है। एक करती जो पहली क्लास है 30S वाली, जिसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन आते हैं, वो मैसेंजर आरएनए से ट्रांसफर आरएनए के पास जो है वो मैसेज जो है आगे जाने नहीं देती, और जो क्लोरमफेनिकॉल और मैक्रोलाइड है वो नए अमाइनो एसिड को चेन के अंदर लगने नहीं देती। इस तरह ये प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिट करते हैं। हमारे पास अगली क्लास आ जाती है। अगली क्लास है बेटे मेरे पास जो कि जिसमें फ्लोरोकिनोलोन्स आ जाते हैं। फ्लोरोकिनोलोन्स डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर है। ये डीएनए गायरेज एंजाइम है, जो कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस जो है उसको कॉपिंग करता है, ताकि पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो सके। ये क्लास जो है उसको जाके इनहिबिट कर देती हैं, और इस इनहिबिशन की वजह से डीएनए गायरेज इनहिबिट हो जाता है और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस नहीं होती, और यूं इनका जो है वो एंटी न्यूक्लिक एसिड जो फंक्शन है, यानी कि इनहिबिशन ऑफ द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड फंक्शन अपना परफॉर्म करती हैं। इनमें जनरल बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये हैं कि क्लोरमफेनिकॉल को कभी भी हम जो है वो बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्रे बेबी सिंड्रोम ये कॉज करती है, साइनोसिस वगैरह हो जाता है, तो ग्रे बेबी सिंड्रोम की वजह से वी डू नॉट यूज इट इन चिल्ड्रन।
जो हमारे पास क्लोरामफेनिकॉल है। फिर हमारे पास बाकी ड्रग्स भी आ जाती हैं, उनके बारे में भी। टेट्रासाइक्लिन्स को जब भी तुम, एक तो ये लाइट सेंसिटिव होती हैं, दूसरा इनको जब भी इस्तेमाल किया जाएगा आफ्टर देयर एक्सपायरी डेट, तो ये एक खास सिंड्रोम कॉज करेंगे जिसको फेंकोनी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्टिगो और जो है वो पोलीयूरिया, डिजीनेस, ये सारी कंडीशंस जो है इसमें करेक्टराइज्ड होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे, यस, एंटीबायोटिक्स की रिवीजन मैंने करवा दी है। चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। जितना मैंने बोला ये सारा समझ आया होगा। अब मैं तुम लोगों को 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ। इस 10 मिनट के अंदर आई वॉन्ट यू टू रीड दिस चैप्टर प्लीज। इफ 10 मिनट में ये एंटीबायोटिक्स का चैप्टर आप रीड आउट कीजिए। हाँ जी, पूछो। इफ यू हैव अ क्वेश्चन हबीबा, आस्क इट देन। There are lots of drugs which are not used in babies. बहुत सी ड्रग्स हैं जो हम बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते। अगर तुम एंटीबायोटिक्स की बात कर रही हो तो एंटीबायोटिक्स में क्लोरामफेनिकॉल हम इस्तेमाल नहीं करते, टेट्रासाइक्लिन हम चिल्ड्रन में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बढ़ते हुए ग्रोइंग बच्चों में, बेबी, चिल्ड्रन, नियोनेट्स, हर एक की अपनी डिमांड है। मतलब उनके हिसाब से ग्रोइंग बच्चों के अंदर फ्लोरोकिनोलोन्स यूज नहीं करोगे, ग्रोइंग कार्टिलेज पे वो इफेक्ट करेंगी। टेट्रासाइक्लिन भी दांतों और ग्रोइंग कार्टिलेज पे जाके डिपॉजिट करेंगी। The drug which causes gray baby syndrome is chloramphenicol, which is a protein synthesis inhibitor, जो कि न्यू अमाइनो एसिड को चेन में नहीं लगने देती। The drug which causes gray baby syndrome is chloramphenicol. आवाज आ रही है? समझ आ रहा है? समझ आ रही है? ओके, ग्रेट बेटे। जी बेटे, लीवो यूज करते हैं, आई नो, बट लीवो इज यूज्ड
चिल्ड्रन की बात नहीं कर रही है, नॉर्मली तब इस्तेमाल करते हैं जब बेनिफिट्स उसके साइड इफेक्ट से ज्यादा हो और हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। जब हम किसी ड्रग के लिए तब प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये जरूर देखा जाता है कि डोजेज क्या देनी है। हाँ, अगर कोई डोजेज का ख्याल नहीं रख रहा तो वो गलत कर रहा है। नो प्रॉब्लम बेटे। बेटे अटेंडेंस लगा के मुझे भेज दें। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इन नेक्स्ट क्लास 10। ग्रुप में भेज दे ताकि मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं। टेक केयर बेटे, अल्लाह हाफिज।